हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। बहुत बड़ी खुशखबरी है, आपको पता चल चुका होगा। कल शाम को नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट के लिए, मतलब क्लैरिकल पोस्ट के लिए। आज हम उसी नोटिफिकेशन को थोड़ा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपके सामने नोटिफिकेशन है। मैंने नोटिफिकेशन के हर एक पेज को, जो इंपॉर्टेंट पेज है, उनको यहाँ पे डिस्कस करने का सोचा है। जो नोटिफिकेशन है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके भी नोटिफिकेशन को देख सकते हो। अब इम्पॉर्टेंट ये क्यों है, क्योंकि ये साल का सबसे बड़ा एग्जाम माना जाता है अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स की बात करो तो। और थोड़ा देर हुआ लेकिन ठीक है, अच्छे नंबर से यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। 13,735 टोटल वैकेंसी है। आपने थंबनेल में भी देखा होगा। तो जी हाँ, बिल्कुल सच है ये। यहाँ पे स्टेट वाइज वैकेंसी निकलता है, एग्जाम पैटर्न, फिर सिलेक्शन प्रोसीजर वगैरह वगैरह, हम लोग सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप एकदम नए हो, आपको बैंकिंग एग्जाम्स का आइडिया नहीं है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि एसबीआई का जो क्लैरिकल पेपर है या फिर जो जेए का पेपर है वो किस तरीके से होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट कुछ डेट्स देख लेंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स में सबसे पहले आपके पास है, यहाँ पे देखो एक बार। जो रजिस्ट्रेशन है वो आज से शुरू है, मतलब 17/12/2024 से 7 जनवरी 2025 तक इसका रजिस्ट्रेशन चलेगा। ज्यादा दिन का विंडो नहीं है, सिर्फ 20 दिन का ही विंडो है। तो ज्यादा लेट मत करना और एकदम तुरंत ही अप्लाई कर दे, ऐसा भी मत करना। नोटिफिकेशन को अच्छे से देखो, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करो। फॉर्म भरते टाइम गलती मत करना, क्योंकि 750 रुपीज इसका जो एप्लीकेशन फी है, अगर आप गलती कर देते हो तो आपको दोबारा से भरना होगा। तो 750 काफी ज्यादा होता है, तो थोड़ा ध्यान से फॉर्म भरना। ठीक है, चलो। तो ये रहा एप्लीकेशन विंडो का डेट, 17 से लेके 7 जनवरी तक। अच्छा, अब जो इसका एग्जाम है ना, वो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, प्रिलिमिनरी एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड टेंटेटिवली इन द मंथ ऑफ February 2025। बट मैं आपको डेट बता दूं, एकदम फिक्स्ड है ये। फेब्रवरी के 22 ऑनवर्ड्स इसका प्रीलिम्स एग्जाम हो जाएगा। फरवरी 2025 के 22 ऑनवर्ड्स इसका प्रीलिम्स एग्जाम हो जाएगा। ऑनवर्ड्स मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो एग्जाम होता है अलग अलग शिफ्ट में होता है। तो पहला दिन का जो पेपर है वो 22 फरवरी को शेड्यूल्ड है। ये टेंटेटिव डेट है, लेकिन फिर भी बहुत ही एक ट्रस्टेड पर्सन आकाश जादव सर, आप लोगों को पता होगा अगर आप बैंकिंग इंडस्ट्री या फिर अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जुड़े हुए हो, अगर आप एग्जाम्स दे रहे हो, आईबीपीएस के एग्जाम्स भी अगर आप दे रहे हो, तो आपको पता होगा आकाश यादव सर का जो प्रेडिक्शन होता है वो बिल्कुल सही होता है। तो 22 फरवरी इसी डेट को आप, मतलब प्रीलिम्स एग्जाम का डेट मान के प्रिपरेशन कर सकते हो। जो इसका मेंस है वो मार्च एंड तक इसका मेंस शेड्यूल्ड है। तो मार्च एंड तक इसका एग्जाम हो जाएगा, तो आप उसी हिसाब से तैयारी करो। ठीक है, अच्छा। अब इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, वैकेंसीज है, हम लोग सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इंपॉर्टेंट डेट कुछ ये आपके लिए थे, एप्लीकेशन विंडो, प्रीलिम्स एग्जाम और मेंस एग्जाम। चलो, अभी हम लोग एक बार वैकेंसीज देख लेते हैं, क्योंकि इस नोटिफिकेशन का जो सबसे बड़ा हाईलाइट है वो क्या है, वैकेंसी है। क्योंकि बहुत ज्यादा वैकेंसी है। पिछले 3-4 सालों से क्या हो रहा था, 5 से 8 हजार के रेंज में वैकेंसी आता था ऑल ओवर इंडिया स्टेट वाइज। इस बार वही वैकेंसी 14 हजार के करीब है, तो वो तो एक हाईलाइट होना ही था। चलो, सर्कल वाइज देखते हैं। अहमदाबाद में सर्कल, स्टेट जो है अहमदाबाद सर्कल में वो गुजरात है। गुजरात, अच्छा। लोकल लैंग्वेज, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्योंकि हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर, वहां पे भी ये लोकल लैंग्वेज का बात हम लोग बार बार डिस्कस करने वाले हैं। तो गुजरात से अगर आप अप्लाई करते हो, आप किसी एक ही स्टेट से अप्लाई कर सकते हो, तो आपका लोकल लैंग्वेज जो होना चाहिए या फिर जो आपको आना चाहिए, आपका यहाँ पे एलपीटी होगा गुजराती में, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। चलो, गुजरात में बहुत अच्छी वैकेंसी है, 1073। अमरावती सर्कल आंध्र प्रदेश स्टेट अगर ले ले तो इसमें टोटल वैकेंसी 50 है। कम वैकेंसी है, लेकिन ये अपने आसपास वाले स्टेट्स में जा सकते हैं। कर्नाटका में भी 50 वैकेंसीज है। मध्य प्रदेश में 1317 वैकेंसीज, छत्तीसगढ़ में 483 वैकेंसीज, उड़ीसा में 362 वैकेंसीज, हरियाणा में 306 वैकेंसीज, जम्मू कश्मीर में 141 वैकेंसी, हिमाचल में 170। इसी तरीके से आप अपना अपना स्टेट का यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, वेस्ट बंगाल जो कोलकाता रीजन है, बहुत अच्छा वैकेंसी है इस बार यहाँ पे, 1254 वैकेंसीज है। तो जो असम के कैंडिडेट है, जो उड़ीसा के कैंडिडेट्स है, अगर उनको लग रहा है कि उनके स्टेट में कम वैकेंसी है, उनको बंगाली आता है, ऑब्वियसली आता है, तो वो जाके वेस्ट बंगाल से भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये इस साल इसमें अच्छी वैकेंसीज है। ठीक है, चलो अगले स्लाइड में जाएंगे। कुछ और स्टेट्स, यूपी में बहुत अच्छा वैकेंसी, वंस अगेन 1894 वैकेंसी है।
ठीक है, देखो महाराष्ट्र में कम वैकेंसी है, लेकिन महाराष्ट्र वाले बच्चे आसपास वाले स्टेट्स में जा ही सकते हैं। न्यू दिल्ली 343 और उत्तराखंड में 316। अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी अच्छा वैकेंसी है इस बार। अरुणाचल में 66, असम में 311, ठीक है, ठीक ठाक सा वैकेंसी। मणिपुर 55, मेघालय 85, मिजोरम नागालैंड दोनों में ही अच्छा वैकेंसी है। त्रिपुरा में भी अच्छा वैकेंसी है, बिहार में बहुत अच्छा वैकेंसी है, झारखंड में भी ठीक ठाक सा है। तो टोटल जो वैकेंसी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 13,735 वैकेंसी, जो कि बहुत अच्छा वैकेंसी है। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आपके स्टेट में इस बार अच्छा ही वैकेंसी है, लेकिन किसी किसी स्टेट में बहुत कम वैकेंसी है, तो वो अगर चाहे तो बाजू वाले स्टेट से या फिर किसी एक ऐसे स्टेट से जहाँ पे उनका लोकल लैंग्वेज उनको आता हो, जिस भी स्टेट का, तो वो उस स्टेट से जाके अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। अब जो क्वालिफिकेशन है, आपको क्या क्या चाहिए, आपका जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी एक बार देख लेते हैं। जो एज लिमिट है वो होता है 20 से लेके 28 तक का, ठीक है। मतलब आप 20 ईयर्स से छोटे नहीं होने चाहिए और 28 ईयर्स से बड़े नहीं होने चाहिए। लेकिन जो आपका एज चेक करा जाएगा वो कब 1/4/2024 तक आपका ये वाला रेंज देखा जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी करके रखा हुआ है 2/4/1996 और 1/4/2004, ठीक है। मतलब आप इस डेट से पहले के बॉन्ड नहीं होने चाहिए और इस डेट के बाद के आप बॉन्ड नहीं होने चाहिए, ठीक है। सिंपल सा बात है, 20 से 28 अगर आप इस रेंज में हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। अब एज रिलैक्सेशन भी मिलता है कैटेगरी वाइज। SC ST को क्या मिल रहा है 5 ईयर्स का। अब जो रिलैक्सेशन होता है वो अपर एज में होता है, मतलब अगर आप यहाँ पे 28 साल के हो तो 5 साल का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब 33 साल तक आप फॉर्म को भर सकते हो। ओबीसी अगर आप हो 3 साल का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, बाकी कैटेगरीज आप यहाँ पे अपना अपना चेक कर सकते हो। एकेडमिक क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो एज ऑन 31/12/2024 लिखा हुआ है, इसको भी डिटेल में समझेंगे। सिंपल सी बात है, आप ग्रेजुएट होने चाहिए, मतलब आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास डिग्री नहीं है, आप लास्ट ईयर में हो, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपका जो रिजल्ट है वो 31/12/2024 तक आ जाना चाहिए, ठीक है। मतलब होता है ना, मतलब इस साल का जो ईयर है वो तो खत्म हो चुका है मिड ईयर में ही, लेकिन किसी किसी का बैक रह जाता है, मतलब या फिर एग्जाम कभी डिले हो जाता है, कोई भी कंडीशन हो आप फॉर्म भर सकते हो, लेकिन आपका जो ग्रेजुएशन का डिग्री का जो रिजल्ट है वो 31 दिसंबर 2024 तक आ जाना चाहिए। मतलब आपका मार्कशीट आपके पास होना चाहिए उस डेट तक का, ठीक है। चलो सिंपल सी बात है, आप ग्रेजुएट होने चाहिए, 20 से 28 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये पता होना चाहिए एग्जाम किस वे में चलता है। सिलेक्शन प्रोसीजर काफी सिंपल है, 3 राउंड होते हैं इसमें। पहला प्रीलिम्स, दूसरा मेंस और तीसरा LPT। प्रीलिम्स क्या होता है, प्रीलिम्स होता है क्वालिफाइंग इन नेचर। प्रीलिम्स में आपको एक CBT बेस्ड पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसमें क्या होता है, टोटल आपको देखो 3 सेक्शन होते हैं, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी दैट इज क्वांट्स और रीजनिंग, ठीक है। इंग्लिश में आपको 30 क्वेश्चंस मिलते हैं, टोटल 30 मार्क्स के होते हैं, मतलब ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स, और टोटल आपको टाइम जो गिवन है वो 20 मिनट। क्वांट्स में आपको 35 क्वेश्चंस मिलेंगे, 35 मार्क्स के ही मिलेंगे, टाइम जो मिलेगा आपको 20 मिनट। सिमिलरली रीजनिंग में 35 क्वेश्चंस, 35 मार्क्स, 20 मिनट। टोटल 100 क्वेश्चन आपको करने को होंगे, मैक्सिमम मार्क्स जो होगा वो 100 का होगा, और आपको जो टोटल टाइम मिलेगा वो 1 आवर का मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो टाइम है वो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है अलग अलग सेक्शन के हिसाब से। चलो, अब पहला राउंड तो हो गया, ये हो गया प्रीलिम्स। इसको आपको क्वालिफाई करना है, इसके जो मार्क्स है ना वो फाइनल राउंड के लिए या फिर फाइनल सिलेक्शन के लिए नहीं जुड़ेगा, इसको बस आपको क्वालिफाई करना है। जितनी भी वैकेंसी होंगे आपके स्टेट में, उससे 10 टाइम्स सिलेक्शन होगा। मतलब अगर आपके स्टेट में 10 वैकेंसी है तो प्रीलिम्स से टोटल 100 बच्चों को ये सिलेक्ट करेंगे, ऐसा चलता है। उसके बाद मेन एग्जाम। अब ये मेन एग्जाम, इसका नाम ही मेन एग्जाम है, तो ऑब्वियस सी बात है यही से सिलेक्शन होने वाला है। अब इस वाले एग्जाम में वो इंग्लिश, क्वांट्स और रीजनिंग तो आने ही वाला है। कितने कितने मार्क्स का देख लेते एक बार। इंग्लिश 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, आपको 35 मिनट से यहाँ पे मिलेंगे। क्वांट्स 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, 45 मिनट मिलेंगे। रीजनिंग 50 क्वेश्चन, 60 मार्क्स, 45 मिनट आपको यहाँ पे मिलेंगे। लेकिन इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट सा एक सेक्शन यहाँ पे जुड़ जाता है, दैट इज जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, हम लोग जिसको करंट अफेयर्स कहते हैं। 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, आपको 35 मिनट करने को मिलेंगे।
टोटल 190 क्वेश्चंस होते हैं, 200 मार्क्स का होता है, 2 घंटे 40 मिनट का ये मेन एग्जाम होता है। ये जो मेन एग्जाम है यही से आपका सिलेक्शन होगा। मेन एग्जाम्स को अगर आप क्वालिफाई करते हो मतलब आपने सिलेक्शन ले लिया है। लेकिन अगर आप किसी दूसरे स्टेट से अप्लाई करते हो या फिर आपने जिस भी स्टेट से अप्लाई किया है वहां का ऑफिशियल लोकल लैंग्वेज आपने 10th और 12th में नहीं पढ़ा है, तब क्या करना होगा, आपको इस मेन एग्जाम के बाद भी आपके डीवी के वक्त एक एलपीटी टेस्ट देना होगा, लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। आपको उसको क्वालिफाई करना होगा। मतलब वो देखना चाहते हैं कि आपने जिस भी स्टेट से अप्लाई किया है उसका लोकल लैंग्वेज आपको आता है या नहीं आता है, क्योंकि ये क्लैरिकल पोस्ट है ना, तो आपको जो वहाँ पे लोकल पीपल्स होते हैं उनके साथ डील करना होता है, तो उसके लिए आपको लोकल लैंग्वेज पता होना जरूरी है। तो देखो, अब एक चीज आपको और पता होना चाहिए, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होता है। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, तो नेगेटिव मार्किंग 1/4 का चलता है, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। जितने भी मार्क्स यहाँ पे असाइन किए हुए हैं उसका 1/4 नेगेटिव होगा, ठीक है। चलो ये लिखा हुआ है, अच्छे से आप नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हो। आगे, अब फर्स्ट राउंड आपने क्वालिफाई किया तो आपने मेंस दिया, मेंस में आपका सिलेक्शन हो गया, लेकिन मेंस में सिलेक्शन हो गया लेकिन अभी आपको एलपीटी भी देना होगा अगर 10th और 12th में आपने वो लोकल लैंग्वेज नहीं पढ़ा है। तो एक एग्जांपल से समझते हैं, मैं आसाम से बिलोंग करता हूँ, मेरा मतलब एक मन हुआ कि चलो मैं जाके गुजरात से फॉर्म भर दूँ। अब गुजरात से मैंने सिलेक्शन ले लिया, तो क्या होगा ना, डीवी के वक्त वो लोग मेरे से गुजराती मुझे आता है या नहीं आता है वो देखेंगे, वो देखने के लिए वो एक टेस्ट लेंगे। हर एक सर्कल, हर एक स्टेट अपना अपना एक हिसाब से टेस्ट ले लेता है। लाइक एक आरसी वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, आपको उनमें से 4 या 5 क्वेश्चंस वो पूछ देंगे, आपको उनका आंसर करना है, लिखना भी है, बोलना भी है। तो लिखना है मतलब क्या, आपको पढ़ के समझना है, तो वो अपना पढ़ने का आपका स्किल, आपका लिखने का स्किल और आप कैसे कम्युनिकेट कर पाते हो या नहीं कर पाते हो वो चेक करेंगे। वो एक सिंपल सा राउंड होता है, आप उसको क्वालिफाई कर सकते हो इजीली। तो अगर आपका लोकल लैंग्वेज नहीं है 10th और 12th में तो आपको ये वाला टेस्ट देना होगा, एलपीटी। तो ये हर किसी के लिए नहीं होता है, ये बस उनके लिए होता है जिनके 10th और 12th में उस स्टेट का ऑफिशियल लोकल लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो अगर आपने एलपीटी भी क्लियर कर लिया तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया। तो फाइनल सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट जो निकल के आता है वो मेंस का पेपर और ऑब्वियसली प्रीलिम्स तो क्वालिफाई करना ही होगा, लेकिन प्रीलिम्स के मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब एग्जाम्स आपको पता है, प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स के बाद मेंस है। अब प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए कुछ मार्क्स चाहिए, मेंस को क्वालिफाई करने के लिए भी कुछ मार्क्स चाहिए। तो हम लोग पिछले साल के स्टेट वाइज प्रीलिम्स का एक बार मार्क्स देख लेते हैं कि हर एक स्टेट में कितना कितना कट ऑफ था। हर एक स्टेट नहीं देखेंगे, जितना भी यहाँ पे दिख रहा है देखो, आंध्र प्रदेश में जो जनरल का कट ऑफ गया था वो 56.50 गया था, कितने में, आउट ऑफ 100, ठीक है। अरुणाचल में 41, असम में 65, बिहार 51, 62, इसी तरीके से यूपी का 60। आप अलग अलग स्टेट का यहाँ पे देख सकते हो, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, ठीक है। तो एक आइडिया लेना है आपको, इसको एकदम बेस नहीं करना है कि मेरे को इतना ही मिलना है, इस साल भी इतना ही कट ऑफ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वैकेंसी बढ़ा हुआ है, पेपर का लेवल हो सकता है और हार्ड आ जाए, कुछ भी हो सकता है, तो कट ऑफ आप पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ एक अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ इस रेंज में तो मेरे को रहना है, ठीक है। एक बार मीन्स का कट ऑफ देख लेते हैं। मैं आसाम से बिलोंग करता हूँ, तो एक बार आसाम का अगर देखें तो आसाम में जो पिछले साल मेंस का कट ऑफ गया हुआ था वो गया था 76.75, बिहार में 78, छत्तीसगढ़, दिल्ली में 81.75, ये आउट ऑफ 200 है, ठीक है, आउट ऑफ 200। तो तेलंगाना इतना, त्रिपुरा 77, उत्तर प्रदेश 80, वेस्ट बंगाल 86। तो वेस्ट बंगाल में तो इस बार बहुत वैकेंसी है, तो आप वेस्ट बंगाल को टारगेट कर सकते हो अगर आपको बंगाली आता है तो, ठीक है। और वेस्ट बंगाल वाले बच्चे तो काफी खुश होंगे इस बार। चलो अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि इस पेपर में बैंकिंग के एग्जाम्स में एक काफी बैरियर होता है, बाकी स्टूडेंट्स के लिए वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कभी कभी, सेक्शनल कट ऑफ को क्लियर करना। मतलब क्या, बाकी पेपर में क्या होता है, अगर आपने इसको क्लियर करना है, इस एग्जाम को अगर आपको क्लियर करना है तो आपको ओवरऑल तो क्लियर करना ही होगा, साथ ही साथ इस वाले सेक्शन को भी अलग से क्लियर करना होगा, इस वाले सेक्शन को भी अलग से क्लियर करना होगा, इसको भी अलग से क्लियर करना होगा, इसको भी अलग से क्लियर करना होगा। लेकिन एसबीआई के एग्जाम में सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है, तो ये काफी एक एडवांटेज आप कह सकते हो बाकी बैंकिंग एग्जाम के कंपैरिजन में। तो आपको इसका भी फायदा लेना है, यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है, आपको बस ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करना है, ठीक है। चलो कट ऑफ भी देख लिया हमने, तो आपको एक आइडिया हो जाना चाहिए। आप नोटिफिकेशन को अच्छे से जब पढ़ोगे तो आपको और थोड़ा और उसमें मतलब कुछ जानने को मिलेगा, बट मैंने आपको एक रफ आइडिया दे दिया कि हाँ ऐसे ऐसे एग्जाम्स होते हैं, इस प्रोसेस से हम लोग गुजरते हैं। एग्जाम्स का जो राउंड होता है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड राउंड,
फिर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो, फिर प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ है मैंने वो भी बताया। अब जो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट सेक्शंस निकल के आ रहे थे, पहला क्या निकल के आ रहा था, मैथ्स दैट इज क्वांट्स, दूसरा क्या निकल के आ रहा था, रीजनिंग, तीसरा क्या निकल के आ रहा था, इंग्लिश। इंग्लिश के बारे में हम ज्यादा बातें अभी यहाँ पे नहीं करेंगे, किसी और वीडियोस में हम लोग इसको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, लेकिन फिलहाल हम मैथ्स और रीजनिंग का बात करें। रीजनिंग में आपको पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट में अच्छा कमांड चाहिए, साथ ही साथ बहुत सारे मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं, सिलॉक्स, इनइक्वालिटी, जब आप वो सिलेबस देखोगे तो आपको वो आइडिया लग जाएगा। मेरे इस चैनल में ऑलरेडी वो मैंने डिस्कस किया हुआ है सिलेबस, बैंकिंग एग्जाम का जो सिलेबस होता है। मैं किसी और वीडियो में एसबीआई को टारगेट करते हुए एक प्रॉपर सिलेबस डिस्कशन कर लूंगा, ठीक है। चलो, लेकिन मेरे चैनल में अभी पजल्स और सेटिंग अरेंजमेंट नहीं है, लेकिन अभी से नाउ ऑनवर्ड्स हम लोग क्या करेंगे, पजल्स एंड सेटिंग अरेंजमेंट के भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आप हमारे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखो, ताकि आने वाले दिनों में एसबीआई से पहले आपका रीजनिंग में भी एक अच्छा कमांड हो जाए, ठीक है। मैथ्स के लिए जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आपका कैलकुलेशन, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वन लाइनर्स बहुत आते हैं प्रीलिम्स के पेपर में। तो इस चैनल में आपको ऑलरेडी क्वाड्रेटिक, सिंप्लीफिकेशन, वैदिक मैथ्स, कैलकुलेशन ट्रिक्स, साथ ही साथ डीआई के कुछ सेट्स, ये 3 चीज तो आपको ऑलरेडी मिला हुआ है। तो आप जाके उन वीडियोस को एक बार देख सकते हो, आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ इस एग्जाम में इस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। साथ ही साथ मैंने अरिथमेटिक भी शुरू किया हुआ है। अभी नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो होगा प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, आने वाले दिनों में आपको बहुत यूजफुल वीडियोज यहाँ से मिलने वाले हैं, आप हेल्प ले सकते हो, ठीक है। बाकी जो मेंस लेवल के जो कंटेंट होते हैं मैं वो भी यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा। जैसे मेंस लेवल के लिए आपको डीआई चाहिए होता है, पजल्स चाहिए होता है, अरिथमेटिक के अच्छे क्वेश्चंस चाहिए होते हैं, वो भी मिल जाएंगे। बट अभी कुछ दिनों तक, मतलब मान के चलते प्रीलिम्स तक हम लोग यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए एक अच्छा मतलब पोजीशन होल्ड करने का कोशिश करेंगे। हम लोग यहाँ पे जो आप नए स्टूडेंट्स हो, जो एक बार एकदम नए हो इस फील्ड में, या फिर जिन्होंने 6-7 महीने पहले ही अपना प्रिपरेशन शुरू किया हुआ है, उनको प्रैक्टिस के लिए अच्छे क्वेश्चंस चाहिए होते हैं, जो आपको इस चैनल में ज़रूर से मिल जाएगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, आप उस चैनल में जुड़ जाओ। तो वहाँ पे मैं अभी से लेके क्या करने वाला हूँ कि आपको रेगुलर प्रैक्टिस के लिए कुछ प्रैक्टिस सेट्स देने वाला हूँ, तो आप उसका भी हेल्प ले सकते हो, उसका भी फायदा उठा सकते हो, ठीक है। कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछ सकते हो। नीचे मेरा मेल आईडी भी दिया हुआ है, आप मुझे मेल भी करके अपना क्वेरी पूछ सकते हो, ठीक है। चलो, तो उम्मीद है आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही और फ्रूटफुल वीडियोस के लिए और बैंकिंग के रेगुलर एग्जाम्स और अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हो। ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो एक मोटिवेशन के साथ अगर आपको प्रिपरेशन भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब करो। रेगुलर बेसिस पे हम लोग यहाँ पे नए नए कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।